कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सिमरन विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। सभी रीति रिवाज के साथ सिमरन का स्वागत किया गया। राम कुमार जी ने अपनी पोती से कहा, बेटी, बहू का जरा ध्यान रखना, अभी अल्हड़ है, रीति रिवाजों को ठीक से नहीं जानती। अगर कोई कुछ कहे तो जरा संभाल लेना। ठीक है दादाजी, आरती बोली। आरती का ब्याह बचपन में हो गया था। राम कुमार जी ने सोचा था कि 7-8 साल में आरती का ब्याह करके 16-17 साल में गोना कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका दामाद 12 साल का होते ही स्वर्ग सिधार जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो काल के गाल में चला जाएगा। बेचारी आरती भी तब 10 साल की हुई थी जब वो विधवा हुई थी। राम कुमार जी का दामाद आरती से केवल 2 साल ही बड़ा था। राम कुमार जी अपनी विधवा पोती को देखकर बस रोते बिलखते रह गए थे। इकलौती पोती, वो भी बाल विधवा। उन्होंने कोशिश भी की कि आरती का दूसरा ब्याह हो जाए, लेकिन घर वालों और रिश्तेदारों ने ही इस बात के लिए मना कर दिया कि अगर उन्होंने बाल विधवा का दोबारा ब्याह किया तो वे सब उनके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। इसीलिए वे उसका दोबारा ब्याह न करा सके और उन्होंने फिर आरती को उसके ससुराल भी नहीं भेजा। आरती अखिलेश से 5 साल बड़ी है। राम कुमार जी बोले, ससुराल में केवल वो लोग उसे नौकरानी ही बनाकर रखेंगे, उसके वहाँ कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है ये मेरे घर पर ही रहे, कम से कम सदैव मेरी आंखों के सामने ही तो रहेगी, कम से कम मुझे चिंता तो नहीं रहेगी इसकी। आरती भी अपने भाई भाभीियों के साथ मायके में ही रम गई, सबका काम करती रहती और मुँह से कभी उफ भी ना करती, इसीलिए वो किसी को खटकती भी नहीं थी। साल में 2 सफ़ेद धोती मिल जाती और खाने को खाना, इतना काफ़ी था उसके लिए। अपने और भी भाइयों के अलावा आरती को अपने भाई अखिलेश से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि बचपन से ही अखिलेश अपनी माँ के पास कम, अपनी बड़ी बहन आरती के पास ज़्यादा रहता था। अखिलेश की माँ शारदा के पास घर की भी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी और शारदा की सास उसके ससुराल आने के पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। फिर शारदा के अखिलेश के अलावा और भी 2 बच्चे थे। आरती अखिलेश से 5 साल बड़ी थी। अखिलेश से एक छोटा और भाई था। अखिलेश अपनी माँ शारदा जी की तो कम, लेकिन आरती की ज़्यादा बात मानता था। एक तरह से दोनों के बीच माँ बेटे जैसा ही रिश्ता था। ये बात राम कुमार जी बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए वे चाहते थे कि सिमरन की देखभाल आरती ही करे, उसे तौर तरीके से वाकिफ कराए, और आरती ने ये जिम्मेदारी ठीक से उठाई भी। रात को आरती ने ही सिमरन का सब श्रृंगार किया। इस बात का विरोध आरती की बड़ी भाभी ने किया कि सुहागिन का श्रृंगार बाल विधवा कैसे कर सकती हैं, लेकिन शारदा जी को इससे कोई ऐतराज न था। वो अपनी बड़ी बहू से बोली, बड़ी बहू, किस जमाने में जी रही हो? किसने कहा कि अगर आरती सिमरन बहू का श्रृंगार करेगी तो अपशकुन हो जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, मैं ये सब नहीं मानती। शारदा जी के विचार सुनकर राम कुमार जी भी खुश हुए। सिमरन को तैयार करके आरती ने उसे उसके फूलों से सजे हुए कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया और उससे बोली, सिमरन, अखिलेश आए तो सबसे पहले उसके चरण स्पर्श कर लेना। मेरे दूल्हे का नाम अखिलेश है ना दीदी? सिमरन ने पूछा। हाँ, अच्छी बहुएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती। आरती बोली। नाम नहीं लेती तो फिर क्या कहते हैं? सिमरन ने पूछा। सुनिए जी, ए जी, ऐसे पुकारा करो अखिलेश को। आरती बोली। ठीक है दीदी, मैं अब से नाम ना लूँगी उनका। सिमरन बोली। ठीक है तो अब मैं जाती हूँ,
ये दूध रखा है, अखिल को पिला देना और तुम भी पी लेना। इतना कहकर आरती वहाँ से चली गई। काफ़ी रात गए अखिलेश दोस्तों से फुर्सत पाकर अपने घर आया तो आरती ने उससे उसके कमरे में जाने को कहा और आरती की बात मानते हुए अखिलेश ने अपने कमरे में प्रवेश किया। फिर उसने धीरे से कमरे के किवाड़ लगाए और उसने देखा कि सिमरन बिस्तर पर पैर पसार कर सोई पड़ी है। वो उसके पास गया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। लालटेन की पीली रोशनी में लाल जोड़े और गहनों से लदी सिमरन बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी मुंदी पलके और गुलाब की पंखुड़ी के समान होठ उसकी खूबसूरती की गवाही दे रहे थे। मेहंदी से रची हथेलियाँ, लाल लाल चूड़ियों से सजी सुंदर गोल कलैया, महावर रंगे पाँव जिनमें घुंघरू वाली पायल थी। सिमरन ने करवट ली तो चूड़ियाँ और पायल साथ साथ बज पड़ी और इधर चूड़ियों और पायल की आवाज़ से अखिलेश के दिल में हलचल सी मच गई। अखिलेश ने आज पहली बार अपनी दुल्हन का मुंह देखा था और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सच में दादाजी ने उसके लिए नायाब और खूबसूरत मोती चुना था। वो सच में सिमरन को पाकर निहाल हो उठा। वो आज स्वयं को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसे इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। फिर उसने धीरे से सिमरन को चादर ओढ़ा दी, बिस्तर से एक तकिया उठाया, फर्श पर चटाई बिछाई और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया। भोर हो चुकी थी, पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। शायद 5 बज चुके थे। आरती दीदी ने अखिलेश के कमरे के किवाड़ों की कुंडी को हौले से खड़काया। सिमरन को तो कुंडी खड़काने की आवाज़ नहीं आई और वो नहीं उठी क्योंकि उसे तो जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। लेकिन अखिलेश जाग उठा था और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। तब आरती दीदी उससे बोली, बहू कहाँ है? आज उसे पूजा करके रसोई छूनी है और कुछ पकवान भी बनाने होंगे। अखिलेश ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रही आपकी प्यारी बहू, जगा लीजिए। आरती ने जैसे ही कमरे का नज़ारा देखा तो कमरे की हालत देखकर वो अवाक रह गई। नीचे चटाई और बिस्तर पर बहू, इसका मतलब है कि। तब अखिलेश बोला, मैं जब कमरे में पहुंचा तो वो सो चुकी थी। सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसीलिए उसे जगाना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं भी जाता हूँ, तैयार होता हूँ। आरती ने मन में सोचा कि कितना समझदार है अखिल, सिमरन को उसने अभी से इतना समझ लिया। भगवान करे इनका रिश्ता ऐसा ही बना रहे। फिर सिमरन को आरती ने जगाया। जागते ही सिमरन ने पूछा, दीदी रात को तो मेरा दूल्हा कमरे में आया ही नहीं, मैं उसका इंतज़ार करते करते ही सो गई। वो आया था भाभी, लेकिन तू तब तक सो चुकी थी, इसीलिए उसने तुझे जगाया नहीं। आरती दीदी बोली। आरती अखिलेश से 5 साल बड़ी है और उसने अखिलेश को अपने बेटे की तरह पाला है, इसीलिए आरती सिमरन को अपने बेटे की बहू मानती है, इसीलिए सिमरन को बहू बोलती है। फिर आरती उसे बाहर ले गई, उसे तैयार किया, साड़ी पहनने में उसकी मदद की और रसोई में पूरे समय उसी के साथ लगी रही। सिमरन को रसोई का काम बहुत ही उबाऊ लग रहा था। आरती बोली, बहू तू बस इन सब में हाथ लगा दे, बाकी सब मैं कर लूँगी। सारा खाना आरती ने ही तैयार किया। राम कुमार जी तो सारी सच्चाई जानते थे कि सिमरन को घर के कोई भी काम नहीं आते, इसीलिए उन्होंने सबको हिदायत दे दी कि अगर बहू से कुछ ना बने तो उसे ताने मत मारना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अभी भी घर पर राम कुमार जी का वर्चस्व था, इसीलिए उनकी बात को कोई भी नकार नहीं सकता था। सिमरन को कोई कुछ भी ना कहता। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। सिमरन दिन भर कुछ ना कुछ रस्में निभाती रही। फिर रात हुई और आरती दीदी ने सिमरन को फिर से तैयार करके बिस्तर पर बैठा दिया। सिमरन ने आज भारी साड़ी पहनने से इनकार कर दिया, इसीलिए आज आरती दीदी ने उसे हल्की साड़ी ही पहनाई। सिमरन को गहने भी पसंद नहीं थे, इसीलिए आरती ने उसे
बिल्कुल थोड़े ही गहने पहनाए। फिर आरती सिमरन से बोली, आज मत सोना, आज दूल्हे से थोड़ी ही सही लेकिन बातें ज़रूर कर लेना। ठीक है दीदी, नींद ना आई तो देखूंगी, सिमरन बोली। ये रहा दूध, और आज अपने दूल्हे को ज़रूर से पिला देना। आरती दीदी कमरे से जाते जाते हिदायत दे गई। अखिलेश रात को कमरे में आया तो आज सिमरन जाग रही थी। अखिलेश ने दरवाजे बंद किए तो सिमरन ने उसके चरण स्पर्श किए। फिर उससे बोली, लो दूध पी लो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। सिमरन की बात सुनकर अखिलेश हंस पड़ा। अरे हंस क्यों रहे हो? सिमरन ने गुस्से से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। लाओ मुझे दूध दे दो और तुम सो जाओ। ठीक है, इतना कहकर सिमरन ने उसे दूध दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। अखिलेश ने भी चटाई बिछाई और लेटने लगा तो सिमरन बोली, तुम फर्श पर लेटोगे? हाँ, बिस्तर पर तो जगह ही नहीं रहती। तुम पाँव पसार कर जो सोती हो, मैंने रात को देखा था। सच में मैं इस तरह से सोती हूँ? हाँ, तुम ऐसे ही सोती हो। तो तुम नीचे ही लेट जाओ। तुम अगर बिस्तर पर लेटे तो कहीं भूल से पाँव लग गया तो मुझे पाप पड़ेगा। मामी ने समझाया था कि पति को पाँव नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ, मैं फर्श पर ठीक हूँ। तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपना बिस्तर मुझे दे दिया। इस कमरे में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा भी तो है। मैं भी, अखिलेश ने बाद वाले शब्द धीरे से कहे। तुम सच कहते हो, ये सब अब मेरा भी है? हाँ, सब कुछ। तुम सच में बहुत अच्छे हो। और इतना कहकर सिमरन सो गई। और तुम कितनी भोली हो, मेरे मन की बात ही नहीं समझती, अखिलेश ने मन में कहा। दूसरी रात भी अल्हड़ सिमरन ने अखिलेश के मन की बात को ना समझा। अपनी नई नवेली दुल्हन से वो जी भरकर बातें करना चाहता था, लेकिन शायद इन सब का उसके जीवन में अभी समय नहीं आया था। यही सोचते सोचते अखिलेश की आंख लग गई। सुबह हुई और फिर से आरती दीदी ने दरवाज़ा खटखटाया और आज भी अखिलेश ने ही दरवाज़ा खोला। आरती ने देखा कि आज भी सब कुछ वैसे का वैसा है। कितनी नादान है ये लड़की, कुछ भी नहीं जानती। मैंने कितना समझाया था लेकिन समझी ही नहीं, आरती ने मन में सोचा। फिर अखिलेश से बोली, अखिलेश, आज पग फेरे की रस्म के लिए तुझे बहू को लेकर उसके मायके जाना होगा और शाम तक लौटना भी है। इसीलिए तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी वाला बस आता ही होगा। मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं बहू को जगाकर उसे तैयार कराती हूँ। और इतना कहकर आरती ने सिमरन को जगाया तो सिमरन बोली, सोने दो ना दीदी। बहू, अपने नाना जी से मिलने नहीं जाओगी? हाँ, नाना जी से मिलने तो जाना है मुझे। तो फिर तैयार हो जा बहू, देख गाड़ी वाला भी आ गया है। आरती की बात सुनकर सिमरन जाग गई, क्योंकि उसे गाड़ी में सैर करने में बहुत मज़ा आता था और वो आरती के संग तैयार होने चल पड़ी। उधर अखिलेश भी तैयार होने चला गया। सिमरन को तैयार करने के बाद आरती ने दोनों को नाश्ता कराया। फिर सिमरन से कहा कि सबका आशीर्वाद ले लो, मैं तब तक कुछ नाश्ता बांध देती हूँ और थर्मस में पानी भर देती हूँ। फिर सबका आशीर्वाद लेकर सिमरन गाड़ी में जा बैठी। आरती ने प्यार से सिमरन का माथा चूमते हुए कहा, बहू अपना ख्याल रखना, नाश्ता और पानी मैंने गाड़ी में रखवा दिया है। शाम को अंधेरा होने से पहले ही लौट आना। लूटपाट का डर रहता है रास्ते में, इतना जेवर जो पहन कर जा रही हो। फिक्र मत करो दीदी, हम अंधेरा होने से पहले लौट आएंगे, अखिलेश बोला। फिर गाड़ी चल पड़ी सिमरन के मायके की ओर। दोनों घर पहुँचे तो शीला ने फौरन ही सिमरन को सीने से लगा लिया। दीपा भी तब वहीं थी और उसने सिमरन को अकेले में ले जाकर पूछा, और सुना, जीजा जी कैसे हैं? मैं क्या जानूं, ठीक ही होंगे, सिमरन बोली। क्या तूने दूध नहीं पिलाया? दीपा ने पूछा।
पिलाया था ना। लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि दूध मुझे दे दो और तुम सो जाओ। सिमरन की बात सुनकर दीपा अचरज में पड़ गई और उसने ये बात शीला से बता दी। शीला हैरान हो गई और उसने अखिलेश को अकेले में बुलाकर बात की। अखिलेश ने सब सच सच बता दिया और शीला से बोला, मामी जी आप घबराइए नहीं, वो थोड़ी भोली है, समय के साथ साथ सब समझ जाएगी। अगर जबरदस्ती करके मैं उसे पा भी लूं तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे नफरत नहीं प्रेम करे। अखिलेश की बात सुनकर शीला को बहुत तसल्ली और उसने अखिलेश से पूछा, आपको सिमरन पसंद तो है ना, क्योंकि आप उसे देखने नहीं आए थे, इसीलिए थोड़ी चिंता थी। वो इतनी भोली और नादान है कि भला उसे कौन नहीं पसंद करेगा। मैंने उसे जब पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्रेम हो गया था। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करने लगे। जब मन मिल जाएंगे तो तन भी मिल ही जाएंगे। ऐसी भी जल्दी क्या है, सारी उम्र पड़ी है, पहले हमें एक दूसरे को समझ तो ले। अखिलेश बोला। अखिलेश की बातें सुनकर शीला बोली, दामाद जी हम धन्य हो गए आप जैसा दामाद पाकर। आपके उच्च विचारों ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं सिमरन की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी सिमरन को हमेशा खुश रखेंगे। शीला ने दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया, फिर सिमरन और अखिलेश को शगुन देकर विदा किया। गाड़ी में पूरे घर के लिए मिठाइयाँ, फल और कपड़े भी भिजवाए। अंधेरा होने से पहले दोनों घर भी पहुंच गए। फिर 2-4 दिन अखिलेश घर पर रहा, लेकिन वो अब भी फर्श पर चटाई बिछाकर ही सोता और सिमरन ऊपर पलंग पर। अब अखिलेश की छुट्टियां भी खत्म होने को आई थी जो उसने अपनी शादी के लिए ली थी, इसीलिए उसे अपनी नौकरी पर शहर वापस जाना था और उसने सिमरन से इस विषय पर रात को बात करने का सोचा। सिमरन उस समय सोई नहीं थी, बस लेटी थी। सिमरन सो गई क्या? अखिलेश ने पूछा। नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं परसों शहर चला जाऊंगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है। तो क्या तुम शहर में रहते हो? हाँ, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ ना, मुझे भी शहर देखना है। तो चलोगी मेरे संग? हाँ हाँ चलूँगी, मुझे तुम ले चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, तो कल मैं दीदी से कह दूँगा, वो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी तैयारी करा देगी। थे बहुत अच्छा रहेगा। तुम कितने अच्छे हो। सच में मैं अच्छा हूँ, तुम्हें पसंद हूँ? अखिलेश ने पूछा। हाँ तुम सच में बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद भी हो, तुम लड़ते भी नहीं हो। मेरे गांव के तो सब लड़के मुझसे लड़ा करते थे, मेरे आम भी छीन लेते थे, सरगम बोली। अखिलेश ऐसे ही सिमरन से बातें करता रहा और कुछ देर बाद सिमरन सो गई। सुबह हुई। अखिलेश ने सबसे कहा कि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, अब वो वापस शहर जाएगा। सिमरन को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता है। अखिलेश की बात घर की औरतों को पसंद नहीं आई। अखिलेश की मां शारदा ने कहा, बहू को अभी यहीं रहकर कुछ काम धाम सीखने दो, बड़ों की कुछ सेवा कर ले, फिर तो जिंदगी भर उसे तेरे साथ ही रहना है। लेकिन अखिलेश ना माना और ये बात उड़ते उड़ते राम कुमार जी तक पहुंची। तब वे बोले, ये ठीक है कि बहू को यहाँ कुछ दिन रहकर हम सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी उनका नया नया ब्याह हुआ है, उनके खेलने खाने के दिन है, साथ में जाने दो दोनों को। बहू फिर कभी यहाँ रहकर हम सबकी सेवा कर लेगी। अब राम कुमार जी की बात टालने की किसी में हिम्मत ना थी और आखिरकार परिवार वालों को मजबूरी में सिमरन को अखिलेश के साथ शहर भेजना ही पड़ा। अखिलेश शहर में सरकारी घर में रहता था और पूरी कॉलोनी में सब उसके ही ऑफिस के लोग रहते थे। सबसे अखिलेश का अच्छा व्यवहार था। जब सबने अखिलेश को
सिमरन के साथ देखा तो बोले, बताया भी नहीं और अकेले अकेले ही बिहा के लड्डू खाकर आ गए। सब बहुत जल्दबाजी में हुआ। दादाजी को लड़की पसंद आ गई तो मैंने भी हाँ कर दी बिहा के लिए। कोई बात नहीं भाई, बधाई हो। सबकी बधाई पाकर अखिलेश और सिमरन घर के भीतर पहुंचे। इतनों दिनों से घर बंद था, इसीलिए घर बहुत गंदा पड़ा था। उसने सिमरन से कहा कि तुम कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तब तक सफाई करता हूँ। अखिलेश ने घर साफ करके नहाया और फिर सिमरन से बोला, उठो मैं चाय बनाता हूँ, तुम तब तक घर से लाया हुआ खाने का सामान निकालो। फिर अखिलेश ने पाउडर वाला दूध घोलकर चाय बनाई और सिमरन ने खाने का सामान निकाला। खाने का सामान बंधे रहने से खाने लायक नहीं रह गया था, इसीलिए दोनों ने चाय और बिस्किट से ही काम चला लिया। शाम हुई। अखिलेश ने सिमरन से कहा, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लो, मैं सब्जी और कुछ राशन लेकर अभी आया। सामान लेकर अखिलेश घर लौट आया और उसने ही शाम का खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया और फिर अखिलेश ने ही बर्तन धुलकर रखे। दोनों ने थोड़ी देर बातें की, फिर सिमरन पलंग पर और अखिलेश सोफे पर सो गया। ऐसे ही दोनों की दिनचर्या चल रही थी। अखिलेश सुबह सारा काम करता, सफाई करता, खाना बनाता और फिर ऑफिस चला जाता। शाम को भी वही ऑफिस से आकर खाना बनाता और बर्तन धोता। उनके घर के बगल में ही ऑफिस में अखिलेश के साथ काम करने वाले शर्मा जी रहते थे, जिनमें अखिलेश का अच्छा व्यवहार था। मिसेस शर्मा से अखिलेश ने कहकर सिमरन के लिए 2-4 जोड़ी सलवार कमीज और उसकी ज़रूरत का कुछ सामान भी मंगवा लिया था। मिसेज रीना शर्मा को अखिलेश दीदी कहता था और शर्मा जी को भाई साहब। रीना जी ने अखिलेश से कहा भी कि काम के लिए बाई क्यों नहीं लगवा लेते, तो अखिलेश बोला, दीदी आप सिमरन को तो जानती ही है, कितनी भोली है, इसीलिए बाहर वालों को घर में बुलाना ठीक नहीं है। मिसेज रीना की उनकी एक बेटी थी जो कि 8वीं में पहुंची थी। उसका नाम अंजू था। वो जब स्कूल की ड्रेस पहनकर, बालों में रिबन लगाकर, 2 चोटी बनाकर स्कूल जाती तो सिमरन का भी मन करता कि वो भी स्कूल जाए, और ये बात उसने अखिलेश से कही। अखिलेश ने सोचा कि ये बात पहले उसके मन में क्यों नहीं आई कि सिमरन का स्कूल में एडमिशन करवा दे। स्कूल जाएगी तो कुछ सीखेगी ही और घर पर रहकर बोर भी नहीं होगी। ये बात उसने रीना दीदी से कही और रीना दीदी बोली, यह ठीक रहेगा सिमरन के लिए। स्कूल की प्रिंसिपल से मेरी जान पहचान है, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। और थोड़ी सोच सिफारिश के बाद आखिरकार सिमरन को स्कूल में 9वीं कक्षा में एडमिशन मिल ही गया। नई नई किताबें और स्कूल की ड्रेस को देखकर सिमरन चहक उठी और अखिलेश के लिए एक काम और बढ़ गया, सिमरन को पढ़ाने का। लेकिन अखिलेश के पास तो बहुत धैर्य था और उसने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार सिमरन ने अच्छे नंबरों से 9वीं पास कर ली। लेकिन इतने दिन साथ रहकर भी सिमरन के मन में अखिलेश के लिए प्यार का अंकुर ना फूटा। वो तो उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। अब सिमरन 10वीं में पहुंच गई थी और वो 18 की पूरी होने वाली थी। उस उम्र में लड़कियां जवानी में कदम रखते हुए तरह तरह की बातें करने लगती है। सिमरन की कक्षा में भी कुछ ऐसी ही लड़कियां थी। रीना की बेटी अंजू भी उसकी ही कक्षा में पढ़ती थी। 9वीं और 10वीं क्लास एक ही जगह थी और वो भी सिमरन से ऐसी बातें करती तो सिमरन उसे झटक देती।
कहती मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो घर पर आकर अखिलेश से भी सब कुछ बता देती और अखिलेश उसकी नादानी पर मन ही मन हंसता और कहता कुछ भी नहीं। ऐसे ही 1 साल और बीतने को आया। अब सिमरन की 10वीं की परीक्षाएं चल रही थी। उस दिन आखिरी पेपर था। उसे अपनी तबीयत अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने ये बात अखिलेश से कही तो अखिलेश ने सोचा थकावट का बुखार है, रात रात भर पड़ती रहती है, शायद इसीलिए बुखार सा लग रहा होगा। फिर उसने सिमरन को बुखार की गोली दे दी और सिमरन पेपर देने चली गई। दवा खाकर सिमरन को बेहतर लग रहा था। उसने उस दिन आराम से अपना पेपर दिया। पेपर देकर वो अंजू के संग घर वापस लौट रही थी तो तभी जोर की बारिश होने लगी और वो पूरी तरह से भीग गई। जैसे तैसे दोनों घर पहुंची। तब तक दवा का असर भी खत्म हो चुका था और सिमरन को फिर से बुखार हो गया। अब उसे घर पहुंचना मुश्किल हो गया था, जबकि स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था। जैसे तैसे वो घर पहुंची, दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर वैसे ही गीले कपड़ों में लेट गई। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, शायद इसीलिए उसे कपड़े बदलने का होश न रहा था। आज अखिलेश भी जल्दी घर आ गया था क्योंकि उसे सिमरन का पेपर जो चेक करना था कि उसका आज का पेपर कैसा गया है। घर की दूसरी चाबी हमेशा उसके पास रहती थी, इसीलिए वो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर घर के भीतर आ गया। तब उसने देखा कि सिमरन ने तो आज कपड़े भी नहीं बदले और ऐसे ही स्कूल की ड्रेस में ही सो गई। इसीलिए जगाने के लिए जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया तो सिमरन का बदन आग की तरह तप रहा था। गीले कपड़ों ने उसके ताप को और भी बढ़ा दिया था। कपड़े बदलने भी जरूरी थे। अखिलेश ने हिम्मत करके सिमरन के कपड़े बदले। सूखे कपड़े पहनाकर उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और रीना के घर जाकर उससे कहा कि सिमरन की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान रखिएगा। फिर अखिलेश जल्दी से डॉक्टर साहब को लेकर आ पहुँचा। डॉक्टर साहब ने सिमरन का चेकअप किया तो बोले इन्हें टाइफाइड हुआ है, अभी बिल्कुल माइनर स्टेज पर है, इसीलिए इन्हें बुखार हुआ है। इनके खाने पीने का खास ख्याल रखें। लगता है बारिश में भीगने से इनकी तबीयत और भी बिगड़ गई है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने सिमरन को इंजेक्शन दिया, कुछ दवाएं लिखी और फिर वे अखिलेश से बोले 2 दिन के बाद इन्हें मेरे क्लिनिक ले आइएगा, दोबारा चेकअप कर लूँगा। वो तो अच्छा हुआ कि शुरुआत में ही आपने इन्हें दिखा लिया, इसीलिए मर्ज ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, नहीं तो टाइफाइड ठीक होने में मुश्किल हो जाती है। मरीज को हल्का खाना दीजिए, फल वगैरह ज़्यादा हो खाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर अखिलेश ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी फीस दी और उन्हें बाहर तक छोड़ आया। रीना भी अपने घर चली गई और फिर अखिलेश सिमरन के पास आकर बैठ गया और उसका सिर सहलाते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, दोपहर में तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी, इसीलिए घर आकर ऐसे ही गीली ड्रेस में सोफे पर ही लेट गई, हिम्मत ना हुई कपड़े बदलने की। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो तुम कपड़े बदल ही लेती, ऐसे ही थोड़ा लेटती। तो फिर तुमने बदले क्या मेरे कपड़े? सिमरन ने पूछा। क्या करता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें होश ही नहीं था, इसलिए बदल दिए तुम्हारे कपड़े। अखिलेश बोला। मुझे अब शर्म आ रही है, सिमरन सकुचाते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम्हें शर्म भी आने लगी, लेकिन कब से? अखिलेश ने चुटकी लेते हुए पूछा। कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, जैसे कि कक्षा की लड़कियां उड़ाती है, कहती है तुझे कुछ नहीं पता। सिमरन भोलेपन से बोली। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो यूं ही कह रहा था। अच्छा,
अब तुम आराम करो, मैं तब तक खाने का इंतजाम करता हूँ, फिर तुम्हें दवा भी तो खानी होगी। ठीक है, तो तुम खाना बना लो, बाद में बातें करते हैं। फिर अखिलेश ने मूंग दाल की चटपटी सी खिचड़ी बनाई और दोनों ने खाई। सिमरन ने अचार और घी मांगा तो अखिलेश ने मना कर दिया। तब सिमरन बोली, लेकिन तुम तो खा रहे हो। लो, मैं भी नहीं खाता, अब खुश। दोनों फिर खाना खाकर फुर्सत हुए तो अखिलेश ने रसोई में जाकर बर्तन धुले और फिर से सिमरन के सिरहाने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद अखिलेश सिमरन से बोला, अब तुम आराम करो, मैं भी सोफे पर जाकर लेट जाता हूँ। तब सिमरन बोली, आज मेरे पास लेट जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब है शायद इसीलिए। और फिर सोफ़ा तो, आज तो सोफ़ा भी गीला होगा, मैं दिन भर सोफे पर ही तो लेटी थी जब बारिश में भीग कर आई थी। आज तुम यहीं सो जाओ, अब तो मैं पाँव पसार कर भी नहीं लेटती, बड़ी जो हो गई हूँ। पहले तो अखिलेश सिमरन की मासूमियत पर हंसा, फिर सिमरन की इस बात को अखिलेश टाल ना सका और बिस्तर पर ही लेट गया। वो दिन भर का थका था, इसीलिए उसे जल्दी नींद आ गई, लेकिन सिमरन तो दिन भर सोई थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। सिमरन ने अखिलेश की ओर करवट ली और बिना पलक झपकाए उसे एकटक निहारती रही। आज उसने शादी के बाद अखिलेश को पहली बार गौर से देखा और इस नज़र से पहली बार देखा था। सिमरन मन में सोच रही थी, कितना भोला मासूम सा चेहरा है अखिलेश का, कितने सुंदर नैन नक्श है। आज से पहले उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे खूबसूरत है उसका दिल, जिसमें प्रेम और दया का अथाह भंडार है। ये तो एक अनमोल खजाना है और इसको मैं आज तक समझ नहीं पाई। इसका कोमल स्वभाव, मधुर वाणी, सहनशीलता, क्या क्या गुण इसमें नहीं समाये। और एक मैं हूँ कि कभी इसे तवज्जो ही नहीं दी। इसके सानिध्य में रहकर भी पत्थर भी पिघल जाए, फिर मैं तो इंसान हूँ। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र, मुझे ऐसा अनमोल तोहफा बख्शने के लिए। इतना सोचते सोचते सिमरन की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसने उठकर अखिलेश के माथे को चूम लिया। सिमरन के चुंबन का स्पर्श पाकर अखिलेश ने अपने माथे पर महसूस किया, लेकिन वो चुप्पी साधे लेटा रहा। वो यही चाहता था कि सिमरन को प्यार का एहसास खुद से हो और वो हो उसके करीब आए, और शायद धीरे धीरे अब उसे यह एहसास हो रहा था। फिर सिमरन ने अपना एक हाथ अखिलेश के सीने पर रखा और वो सो गई, लेकिन उधर अखिलेश को सिमरन की गर्म सांसें बेचैन कर रही थी। फिर अखिलेश ने करवट ली और सिमरन से दूरी बनाकर सो गया। सुबह हुई, पहले अखिलेश जागा और चाय बनाकर सिमरन को जगाते हुए बोला, उठिए श्रीमती जी, चाय पी लीजिए। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सिमरन ने आंखें खोली और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे भाई, हंस क्यों रही हो? मैंने कोई चुटकुला थोड़ा ही सुनाया है। तुमने मुझे श्रीमती जी बोला इसलिए हंसी आ गई। तो तुम मेरी श्रीमती हो तो इसीलिए तो मैंने श्रीमती बोला, तो तुम मेरे श्रीमान हुए और क्या। अच्छा, ये सब छोड़ो, नाश्ते में क्या खाओगी? कुछ भी बना लो, अब से सब खा लिया करूँगी, कोई भी नखरे नहीं करूँगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो और मैं तुम्हें जब देखो तब परेशान करती रहती हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। तुम मुँह से कहो या ना कहो, लेकिन ऐसा ही है। चलो ठीक है, इस बात पर बाद में बहस कर लेना, पहले चाय पी लो। हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी, ऑफिस भी तो जाना होगा। नहीं जाना, ऑफिस से मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली है। तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं है ना, इसीलिए। तब ठीक है, मैं भी तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, कल दादाजी की चिट्ठी आई थी। तुम्हारी तबीयत के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाया, सोचा बाद में पढ़ूंगा। तुम जाकर नहा लो,
तब तक मैं चिट्ठी पढ़कर देखता हूँ आखिर क्या लिखा है उन्होंने। हाँ, हम लोग दिवाली में गांव गए थे। तब से गांव भी तो नहीं गए, इसीलिए उन्होंने खैर खबर पूछी होगी। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। फिर सिमरन नहाने चली गई और अखिलेश ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो सच में राम कुमार जी ने दोनों का हालचाल पूछा था। चिट्ठी पढ़कर अखिलेश नाश्ता बनाने चला गया। थोड़ी ही देर में सिमरन नहाकर आई और आज उसने लाल साड़ी पहनी थी। बहुत दिनों के बाद आज उसने साड़ी पहनी थी। दिवाली पर जब गांव गई थी तब वहाँ उसने साड़ी पहनी थी। वो यहाँ रहती है तो सलवार कमीज ही पहनती है। साड़ी को उसने बहुत सलीके से बांधा था क्योंकि अब उसने साड़ी पहनना सीख लिया था। फिर उसने मांग में सिंदूर भरा, लाल बिंदी लगाई, आंखों में काजल की पतली धार डाली, लाल चूड़ियाँ भी पहनी, पैरों में पायल भी डाल ली। खुले गीले बालों में जब वो अखिलेश के सामने पहुंची तो अखिलेश उसे एकटक देखता ही रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। जब अखिलेश ने कुछ नहीं कहा तो सिमरन ने मजबूर होकर अखिलेश से पूछा, ये लाल साड़ी कैसी लग रही है? देखकर बताओ तो जरा। अच्छी लग रही है। उस समय अखिलेश का पूरा ध्यान पोहे की कढ़ाई पर था। वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि सिमरन चिढ़े। तुम मेरी ओर देख तो नहीं रहे और कहते हो कि अच्छी लग रही है, सिमरन ने गुस्से से कहा। फिर अखिलेश सिमरन की ओर पलटकर बोला, तुम भी अच्छी लग रही हो और साड़ी भी। और फिर सिमरन शर्मा गई। अखिलेश यही तो चाहता था कि सिमरन के मन में उसके प्रति प्रेम का भाव स्वतः उत्पन्न हो और शायद अब यही हो रहा था। हफ्ते भर अखिलेश घर पर रहा। वो अब दोनों एक ही बिस्तर पर लेटते, कुछ देर बातें करते और सो जाते। पति पत्नी वाला रिश्ता अब भी दोनों के बीच कायम ना हुआ था। अब सिमरन भी ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर साहब भी बोले कि अब सिमरन पूर्णतः स्वस्थ है। इसीलिए एक हफ्ते बाद अखिलेश ऑफिस जाने लगा। अब सिमरन को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चला था। वो अब धीरे धीरे घर के काम करने भी सीखने लगी। सब्जी काटती तो उंगली काट लेती और कभी रोटी पकाती तो हाथ जला लेती। ये सब देखकर अखिलेश कहता, तुमसे किसने कहा कि काम करो? तो क्या सारी जिंदगी तुम ही मुझे पकाकर खिलाते रहोगे? अब मुझे भी तो घर के काम सीखने चाहिए। सिमरन भोलेपन से कहती, हाँ बाबा, सीख लेना घर के काम, लेकिन तुम इस तरह से चोटें लगवाती रहो और मैं उन पर मरहम लगाता रहूं, ये मुझसे ना हो पाएगा। मुझे दर्द में देखकर तुम्हें दुख होता है। और ये पूछते हुए सिमरन की आंखें भर आती। दुख नहीं होगा मुझे, तुम मेरी पत्नी जो हो। फिर सिमरन कुछ न कहती और पलटकर धीरे से अपने आंसू पोंछ लेती ताकि उसके आंसू अखिलेश न देख पाए। वो अब सजने संवरने भी लगी थी। रोज शाम को अखिलेश के आने से पहले सलीके से श्रृंगार करती और जब अखिलेश उसे अनदेखा कर देता तो उसे बहुत बुरा लगता। उसका दिल प्रेम से भरा था, लेकिन वो प्रेम जुबान तक आने में समय लगा रहा था। बस वो तो अब उसकी आंखों से छलक रहा था। अब कुछ दिनों से अखिलेश देर से घर आने लगा था क्योंकि उसके ऑफिस में कोई नई लड़की आई थी जिसका नाम वर्षा था और उसे यहाँ की जगह के बारे में कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या मिलता है। तो उसने अपनी मदद के लिए अखिलेश से कहा और अखिलेश भी तैयार हो गया उसकी मदद के लिए। वो जब भी घर का सामान खरीदने के लिए अखिलेश को बुलाती तो अखिलेश उसके साथ बाजार जाने को राजी हो जाता। वो वही उनकी ही कॉलोनी में रहती थी। उसे भी सरकारी घर मिल गया था। अखिलेश का वर्षा के साथ आना जाना सिमरन को फूटी आंख भी ना सोता और वो मन ही मन में कुढ़कर रह जाती। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले भाग में।